वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तो आसे ভালকে বুজাই দিব দেই। हाँ ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा वाटर ट्रीटमेंट, है ना। एकदम बेसिक से करेंगे और बहुत बढ़िया से करेंगे, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट, सो बॉयलर वाटर। देखो, पहले तो मेरे को ये बताओ कि बॉयलर वाटर बोलने से क्या समझ में आता है। जाना है अंशुमान, व्हाट इज बॉयलर वाटर? सर নাজানো। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बॉयलर वाटर में हमको क्या क्या जानना है। इस ये जो सेक्शन है उसमें हमको समझना है कि वाटर का सोर्सेस क्या होते हैं, हाइड्रोलॉजिक साइकिल क्या है, इम्प्योरिटीज और उसका इफेक्ट और उसका रेमेडी क्या है, ट्रबल्स कॉज्ड बाय द इम्प्योरिटीज, और फिर आएंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का स्कीम क्या होता है, इंटरनल ट्रीटमेंट क्या है, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट क्या है, और रिकमेंडेड पैरामीटर्स क्या होते हैं बॉयलर के लिए, ठीक है। सो दिस you should know all those things. So water or water treatment plant क्या है? It is the most vital part of any kind of boiler. आप किसी भी बॉयलर में काम करो, आप किसी भी प्लांट में, इंडस्ट्री में चले जाओ, प्रोसेस में चले जाओ, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज होता है वो होता है पानी। अब पानी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है समझेंगे। If the boiler is a human body, then water is just like your blood. So blood क्या करता है, अपने पूरे शरीर में A to Z घूमता रहता है और जगह जगह से कचरे को निकालता है, लेता है, जगह जगह पे काम करता है ना। So if blood is pure, your body is healthy. Similarly, if your water is pure, your boiler is healthy. So पानी का अहमियत यहाँ से समझ गए कि भाई इसको हम ब्लड से कंपेयर कर रहे हैं। We need a regular checkup and other necessary exercise to maintain a healthy and fit body, है ना। Similarly, वाटर के लिए क्या करना है, एक सिस्टमेटिक वाटर ट्रीटमेंट हर रोज करना पड़ता है और रेगुलर वाटर का टेस्टिंग करके उसका क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। अब जब कभी भी आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ नहीं भी है, तब भी आप क्या करते हो, आप जाते हो डॉक्टर के पास कि ऐसे ही एक हेल्थ चेकअप करा लेते हैं। आजकल एक ट्रेंड भी बन गया है, साल में एक बार दो बार लोग ऐसे ही जाके हेल्थ चेकअप कराते हैं। और हेल्थ चेकअप में सबसे पहले क्या चीज आता है, वो आता है आपका ब्लड टेस्ट, है ना। कि ब्लड के जितने पैरामीटर्स है वो पैरामीटर अगर सही है तो आपका बॉडी हेल्दी है, वो पकड़ सकते हैं। बॉडी में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट कहाँ पे करेगा, ब्लड में करेगा, ब्लड के पैरामीटर्स पे करेगा। तो वाटर के केस में भी सेम टू सेम है, बॉयलर के केस में सेम है कि बॉयलर के किसी भी इंटरनल पार्ट्स में अगर प्रॉब्लम है तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ पे करेगा, वो करेगा आपके वाटर में। तो हमको क्या है, रेगुलर सिस्टमेटिक वाटर ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब देखो, ब्लड का टेस्ट कराने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है कि यार चलो कोई भी टेस्ट कर लो, तो स्पेसिफिक कुछ पैरामीटर के ऊपर ही टेस्ट करते हैं बीमारी के हिसाब से। तो बॉयलर के पानी में भी ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां हैं, ऐसे ही बहुत सारे पैरामीटर्स है जिनको आपको जानना है और उनका रेंज जानना है। जब एक काम है पैरामीटर को समझना, दूसरा है उस पैरामीटर का रेंज कितना से कितना हो सकता है, और तीसरा काम है अगर वो रेंज गड़बड़ा गया तो आपको करना क्या है, नेक्स्ट आपको मेडिसिन क्या लेना है, एक्सरसाइज क्या करना है, डाइट में क्या चेंज करना है। दैट इज ऑल अबाउट बॉयलर। सो सवाल यह है कि कैन वी यूज एनी वाटर टू बॉयलर। क्या हम कोई भी पानी यूज नहीं कर सकते। कैन वी यूज ड्रिंकिंग वाटर और पीएचई वाटर टू बॉयलर। जो हम पीते हैं, पानी पीते हैं, पीने वाला पानी, मिनरल वाटर जो है बाहर में बाजार में बोतल, क्या हम यूज कर सकते हैं? नहीं, वो भी नहीं। अंशुमान? सर पाए नहीं कि नहीं कर सकते। सो डिस्टिल वाटर, दिनेश? डिस्टिल वाटर भी नहीं यूज कर सकते।
सो आंसर इज वेरी क्लियर नो, है ना। अब हाँ। बात यहाँ पे आता है कि ये नो क्यों है, उसको समझते हैं। पहले वाटर सोर्स से एकदम सिस्टमेटिक जाऊंगा। आप लोग अगर ये वीडियो बढ़िया से करते हो, देखते हो, तो आपको वाटर ट्रीटमेंट के लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर। सो वाटर के सोर्स को समझो, और तरीका ऐसा ही रहेगा कि आपकी मेमोरी में फुल लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर से बार बार आपको पढ़ना पड़ रहा है, रिपीट करना पड़ रहा है। मैं ऐसे ही समझा दूंगा कि आपको जिंदगी भर के लिए एक एक चीज एकदम याद हो जाएगा, रट्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम वाटर के सोर्स को समझते हैं कि भाई पानी को अगर समझना है तो पानी के सोर्स को समझना पड़ेगा। और सोर्स हमको दो जगह से मिलती है, या तो आपको ग्राउंड से मिलेगा पानी या फिर सरफेस से मिलेगा। ग्राउंड से कैसे निकालोगे यार, कुआं खोद लो, वेल रहेगा, या फिर आप बोरिंग कर लो, बोरवेल से आएगा पानी। सरफेस वाटर कहाँ से मिलेगा, आपका ऑलरेडी अवेलेबल है, रिवर है, लेक है, पॉन्ड है ना। तो झील से आ सकता है, नदी से आ सकता है, समुद्र से आ सकता है, आपके तालाब से आ सकता है। तो दीज आर द सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर अस, एंड दे आर सरफेस वाटर। तो पानी कितने टाइप के मिल गए आपको, दो टाइप के मिले। एक तो हो गया ग्राउंड वाटर, एक हो गया आपका सरफेस वाटर। अब देखो कि ग्राउंड वाटर जो होता है, जमीन के नीचे वाला पानी, वो यूजुअली क्या रहता है, क्लियर रहता है, क्योंकि उसमें गंदगी इतना आता नहीं है ना। और फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर। मैटर्स, सस्पेंडेड मैटर्स उसमें नहीं रहते। और उसमें क्या रहता है कि डिसॉल्व हार्डनेस रहता है बहुत ज्यादा। तो जमीन के नीचे वाला पानी में हमने देखा है आयरन बहुत ज्यादा होता है, मिनरल्स बहुत ज्यादा होता है। और जो सरफेस वाटर होता है, सरफेस वाटर में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स या फिर सस्पेंडेड सॉलिड्स बहुत ज्यादा होते हैं। उसके लिए आपको फिल्टर करना पड़ जाता है, लेकिन उसमें हार्डनेस वगैरह मिनरल्स एज कंपेयर टू ग्राउंड वाटर कम मिलते हैं। प्रैक्टिकली दोनों केस में आप देखोगे कि फिल्ट्रेशन भी जरूरी है और आपका सॉफ्टनिंग करना भी जरूरी है। हार्डनेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिसाब से दोनों पानी में रह रहा है। अब क्यों आता है ये हार्डनेस, और फिर ये जो फिल्ट्रेशन वगैरह की जरूरत होती है, ऐसा क्यों होता है, उस चीज को समझते हैं कि ये हाइड्रोलॉजिक साइकिल है। और ये हमने बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं और सबको पता है। क्या होता है कि सूरज की गर्मी से इवेपोरेशन होता है, तो पानी को ऊपर भाप बन के ऊपर चला जाता है। फिर ऊपर जाता है तो ठंडा एटमॉस्फेयर में क्या होता है, पानी क्लाउड फॉर्मेशन करता है। फिर वो क्लाउड क्या होता है, जगह जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है हवा के साथ। फिर कहीं ना कहीं पे जाके वो प्रिसिपिटेट होता है, और क्लाउड जो है वो रेन बन के नीचे आता है जमीन पे। जब वो पानी नीचे आता है तो एटमॉस्फेयर से क्या होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर से आ रहा है, तो एटमॉस्फेरिक जो गैसेस है, उस गैसेस के साथ पानी का रिएक्शन होगा। फिर वो जमीन पे आएगा। सरफेस में आने के बाद रन ऑफ होके कुछ नदी में, कुछ तालाब में, कुछ इसमें उसमें ऊपर से सरफेस आउटफ्लो होके अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, सारा का सारा पानी अल्टीमेटली, मोटा मोटी सारा का सारा पानी अल्टीमेटली आपके समुद्र में जाके मिल रहा है। नदी के थ्रू ड्रेन से होते हुए नदी में गया, नदी से जाके समुद्र में गया। और कुछ परसेंटेज क्या हो रहा है, आपका जमीन के नीचे जा रहा है, इनफिल्ट्रेशन। जब वो जमीन के नीचे जा रहा है तो क्या हो रहा है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के, जगह के हिसाब से होगा, अलग अलग टाइप के रॉक्स वगैरह होते हुए जाता है। तो वो मिनरल्स को शोक कर लेता है और मिनरल उसमें डिसॉल्व होते हुए निकलता है। फिर वो ग्राउंड वाटर जो है वो भी जाके अल्टीमेटली आपका समुद्र में नीचे नीचे मिलता है। और कहीं कहीं पे क्या होता है कि वेल बन गया है, पत्थर वाला जगह बन गया है, तो वहां पे जमीन के नीचे पानी जमा होके रहता है, जिसको हम लोग बोरिंग करके निकाल सकते हैं। सो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी को हाइड्रोलॉजिक साइकिल बोलते हैं, और यही बेस है हमारी जिंदगी का, है ना। सो देखो ऊपर वाला ने कितना सही से डिजाइन किया है। क्या करते हैं, यह सारा पानी उठाओ,
और फिर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम देखो, हवा के साथ ट्रांसपोर्ट हो रहा है जगह जगह पे, जहाँ पे जरूरत है वहां पे जाएगा, बारिश हो जाएगी, चलो पानी मिल गया। ये पूरा जो पानी है, ग्राउंड वाटर बोलो, ग्राउंड स्टोरेज वाटर बोलो, आपका ओशन वाटर बोलो, ये सारा का सारा जो पानी है ये इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एक बार भाप बन रहा है, एक बार इस दुनिया में अगर हम पानी देखते हैं तो हमको फ्रेश वाटर जो पीने लायक पानी है वो सिर्फ 0.7% मिलता है, ठीक है। 96 to 97% वाटर तो आपका सी वाटर है, ओशन में है, समुद्र का पानी। और समुद्र का पानी आपको पता है पूरा भास्ट समुद्र है, लेकिन वो काम में नहीं आता है क्योंकि उसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है। 1.5 to 2% तो ग्लेशियर्स में आइस बन के बैठा हुआ है, पोलर आइस के बन के, है ना। तो ग्लेशियर इसमें 2%, ग्लेशियर इस पकड़ लो 1.7%, जमीन के नीचे चला जाता है 1.6%। तो ये अब ये 1.6, 1.7, 1.5 ये पॉइंट का इधर उधर का मैं नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि क्या होता होगा, क्योंकि ये तो रिसर्च वर्क है, बहुत जगह पे थोड़ा डिफरेंट आपको डाटा पैरामीटर मिलेगा, लेकिन उसी हिसाब से पकड़ते हैं कि 0.7% है या 0.7% की जगह पे 1% पकड़ लो, 96% की जगह पे 95 पकड़ लो, बाकी मिला दो 2%, 2%। तो 2% अगर आप पकड़ते हैं जमीन के नीचे, 2% आपका आइस बन के, 1% मिलता है हमको फ्रेश वाटर, तो 95% मिलता है समुद्र में जो किसी काम में नहीं आ रहा है। अब आते हैं कि ये जो हाइड्रोलॉजिक साइकिल समझे हमने, इससे हमको पता क्या चलता है और ये क्यों बताया मैंने। यहाँ से हमको पता चलेगा कि भाई इसमें इस पानी में इम्प्योरिटी कहाँ पे आ रहा है। ये जो इवेपोरेट होके जब पानी ऊपर जा रहा है, H2O गैस बन के जब जा रहा है, दैट इज अ प्योर फॉर्म, है ना। जब वो गैस बन के जा रहा है तो फिर वो क्या है, एकदम प्योर फॉर्म है, उसमें और कोई कंटामिनेंट नहीं है, वो ऊपर निकल रहा है। बट वो जब नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर से वो गैसेस को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो पानी के साथ मिलता है, घुलता है, तो क्या बनेगा कार्बोनिक एसिड बनाएगा, है ना। अगर सल्फर का कोई ऑक्साइड मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। और यही कारण है जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है जगह जगह पे क्या होता है, एसिड रेन होता है। एसिड रेन क्या है, आपका ये जो गैसेस है पानी के साथ जब मिक्स हो जाता है तो वो उसका पीएच क्या होता है, पानी का बहुत डाउन होता है, एसिड की तरह काम करता है। फिर वो जब सरफेस पे आता है, अब जब वो नदी से नाले से निकल रहा है तो इसको कितना गंदा गंदा चीजें मिलता है ना। तो वो सारा गंदा चीज अपने साथ लेके जाता है। तो कहीं पे कोई कुत्ता मरा हुआ है, कहीं पे कोई जानवर मरा हुआ है, तो वो सारा चीज अपने साथ घुल के लेके जाता है। साथ में जहाँ पे जाके जमा हो जाएगा, जमा हुआ पानी है, उसमें देखोगे आप लोग क्या फॉर्म होता है, एल्गी फॉर्म होता है। तो पानी के सरफेस के पानी में क्या होता है, गंदगी बहुत ज्यादा रहती है। जब वो ऊपर से पानी नाले से, नदी, पहाड़ से नीचे उतर रहा है तो फिर उसके साथ क्या होता है, मिट्टी, बालू, ये सब पूरा घुल जाता है, तो वो लेके जाता है, तो गंदा पानी मिलता है। लेकिन वही गंदा पानी जब नीचे जा रहा है, इन्फिल्ट्रेशन होते हुए जब नीचे जाता है तो रॉक्स मिलते हैं, और रॉक्स क्या करते हैं, उसको फिल्टर कर देते हैं। इसीलिए जब वो जाके जमीन के नीचे स्टोर होता है तो मैक्सिमम वेल ऐसे मिलते हैं जहाँ पे एकदम साफ पानी मिलता है ना। यहाँ पे वो सारी गंदगी या नहीं रहती है। तो चलो देखते हैं कि भाई इम्प्योरिटीज क्या है और उसका इफेक्ट क्या है, उसका रेमेडी क्या है। इम्प्योरिटीज के बारे में जब हम बात करेंगे वाटर के, तो उसको कुछ टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे इम्प्योरिटी के टाइप क्या है, इम्प्योरिटी क्या है, और उसका मेजर इफेक्ट क्या आता है, और उसका रेमेडी क्या है। ये चारों चीजें साथ में पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे होता है। सबसे पहले तो वाटर का जो इम्प्योरिटी है, सबसे पहले इम्प्योरिटी क्या बोल रहा हूँ, विजिबल इम्प्योरिटी। विजिबल मतलब जो दिखता है, तो विजिबल इम्प्योरिटी, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। विजिबल कब होगा, कब दिखेगा, जब वो सस्पेंडेड रहेगा, है ना। अब सस्पेंडेड सॉलिड्स और विजिबल इम्प्योरिटी ये क्या करता है,
ये क्या करता है, ये सस्पेंडेड तरीके से रहता है और पता है आपको अगर सस्पेंडेड है तो फिर वो क्या करेगा, जमा हो जाएगा कहीं ना कहीं पे जाके, तो वो क्या करेगा, चोकिंग या क्लोगिंग करेगा। आ रहा है इसमें। दूसरा टाइप क्या है, डिसॉल्व गैसेस। डिसॉल्व गैस, यार पानी में गैस भी तो रहता है डिसॉल्व स्टेट पे, चलो तो डिसॉल्व गैसेस हो गया। मिनरल्स एंड सॉल्ट्स, हाँ क्योंकि पानी जब क्या कहते हैं, पानी जब ऊपर से नीचे आ रहा है एटमॉस्फेयर से, तो फिर वो गैसेस को डिसॉल्व करते हुए लेके आ रहा है अपने साथ। मिनरल्स एंड सॉल्ट्स कहाँ से आएंगे भाई, वो जब जमीन से होते हुए लुढ़कते हुए जा रहा है, तो जमीन के जो पत्थर है जब जमीन के नीचे जा रहा है तो पत्थर से उसको मिनरल्स एंड उनके सॉल्ट्स मिलते हैं, भूल जाते हैं। तो गैस कहाँ से आया, हवा से आ गया, नीचे आया मिनरल्स मिल गए। और क्या है कि हार्डनेस। अब ये हार्डनेस क्या है सर, ये हार्डनेस जो है, हार्डनेस इज नथिंग बट मिनरल, स्पेशल मिनरल। क्या क्या, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये दो ही सॉल्ट्स पकड़ रहे हैं, एक तो कैल्शियम का एक मैग्नीशियम का, और इन दोनों को हम लोग अलग स्पेशल कैटेगरी कर रहे हैं। हार्डनेस उस पर आ रहा हूं कि क्यों करते हैं। तो चार तरीके के इंप्योरिटीज मैंने बताया आपको। क्या क्या बताया, विजिबल इंप्योरिटीज, डिसॉल्व गैसेस, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स एंड हार्डनेस। फिर से एक बार, विजिबल इंप्योरिटीज, डिसॉल्व गैसेस, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स एंड हार्डनेस, ये चार। विजिबल इंप्योरिटीज क्या है, जो आंखों से दिखता है। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंशन में रहता है, सस्पेंडेड सॉलिड। डिसॉल्व गैसेस क्या है, डिसॉल्व गैसेस जब ऊपर से आ रहा है तो फिर क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर से पानी कुछ गैसेस को अपने साथ ले रहा है, उसी को बोल रहे हैं डिसॉल्व गैसेस। और वो गैस क्या हो रहा है, घुल जा रहा है। तो उससे दिक्कत क्या आ रही है यार, कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा, पानी का पीएच डाउन करेगा। मिनरल्स एंड सॉल्ट्स कहाँ से मिलता है, जमीन के नीचे जब लुढ़कते हुए जा रहा है पानी, तो अपने साथ रॉक्स के बीच में से जा रहा है, तो अलग अलग जियोग्राफिकल जोन के हिसाब से अलग अलग रॉक्स है, तो उसमें अलग अलग टाइप के मिनरल्स कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा मिलेंगे। हार्डनेस क्या है, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट को हमने अलग कैटेगरी कर दिया, उसको हार्डनेस बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं उसमें मैं आऊंगा। फिर देखो इसका इंप्योरिटी क्या है, जैसे विजिबल इंप्योरिटी बोल गए, सस्पेंडेड सॉलिड है क्या, एक नंबर माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ। और ये माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ क्या है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, लाइकवाइज योर फंगी फॉर्मेशन। कुछ गंदा पानी होता है, उसमें वायरस है, बैक्टीरिया है, और उसी से कुछ फंगस वगैरह बनते हैं। आप पानी को रख दो तो कुछ दिनों में देखो एक ग्रीनिश कलर का एक फंगस बन गया है। तो इसी को हम माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ बोल रहे हैं कि अलग अलग टाइप के फंगस वगैरह ग्रो करते हैं पानी में, हमने देखा है ना। सो ये क्या हुआ, आंखों से दिखता है, हमने देखा है उस चीज को। तो ये हो गया विजिबल इंप्योरिटी। क्या है, माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ। दूसरा क्या है, दूसरा है टर्बिडिटी एंड सेडिमेंट्स। क्ले, सिल्ट, सैंड, ये सब जब पानी जा रहा है ऊपर से तो उसके साथ ऐड होता जा रहा है, मिट्टी है ना, बालू। तो इसको हम क्या कैटेगरी बोल रहे हैं, टर्बिडिटी एंड सेडिमेंट्स। अब ये टर्बिडिटी क्या है और सेडिमेंट क्या है। टर्बिडिटी वो है जो बाई ग्रेविटी सेटल डाउन नहीं होता है। सेडिमेंट क्या है, जो बाई ग्रेविटी सेटल डाउन हो जाता है। आप पकड़ लो, आप नदी से एक बकेट, जब बारिश के मौसम में एक बकेट पानी लेके आओ और रख दो, आप क्या देखोगे, कुछ देर, 1 घंटा 1.5 घंटा रख दिया तो नीचे इतना सारा मड जमा हो गया है ना, और पानी हल्का फुल्का साफ हुआ, लेकिन उसमें बहुत सारे अभी भी कुछ घूम रहा है, पूरा का पूरा साफ नहीं हुआ। अब तालाब से पानी लेके आओ, वो तो साफ पानी है, और रख दो, लेकिन फिर भी क्या होगा कि नीचे एक लेयर बनेगा और उस पे भी कुछ मैटर्स घूमते नजर आएंगे। तो जो मटेरियल सेटल डाउन हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, उसको क्या बोल रहे हैं, सेडिमेंट्स। जो मैटर सेटल डाउन नहीं होता है बाई ग्रेविटी,
आप चाहे कितना भी टाइम के लिए उसको रख दो, स्टैंड स्टिल, पानी से वो सेटल डाउन नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे, टर्बिडिटी। क्लियर? सो विजिबल इम्प्योरिटीज में क्या मिला, माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ एंड टर्बिडिटी एंड सेडिमेंट। टर्बिडिटी समझ गए, सेडिमेंट समझ गए। अब आते हैं डिसॉल्व गैसेस में। डिसॉल्व गैस क्या है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, मीथेन हो गया एंड H2S गैस हो गया, ये सारे डिसॉल्व गैसेस मिलते हैं पानी में। अब देखो यार, मैंने बताया कि ऊपर से जब पानी आ रहा है तो पानी अपने साथ गैसेस को ऐड करते हुए घोल के लेके आ रहा है। तो ये इसका तो समझ गए, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, लेकिन ये मीथेन H2S कहाँ से मिल रहा है? मेनली मीथेन H2S वो सारी जगह से मिलता है जो जमीन में दबा हुआ जगह है, जहाँ पे बहुत ज्यादा सनलाइट नहीं पड़ रहा है या फिर कचरा जमा हुआ है, वहां पे ये गैस निकल रहा है, ड्रेन से मिल रहा है। ठीक है, तो जो बदबू आता है ना ड्रेन में, मेनली किस चीज का होता है, H2S का बदबूदार होता है। तो H2S गैस आपका एटमॉस्फेयर में ओपन नहीं मिल रहा है, लेकिन जमीन पे मिल रहा है। जब पानी जमीन पे आ रहा है उसके बाद उससे ऐड हो रहा है, तो अल्टीमेटली गैस को कहीं ना कहीं से तो मिल गया पानी को, उसने सारा गैसेस अपने साथ डिसॉल्व कर लिया। तीसरा चीज है मिनरल्स। और मिनरल्स क्या है, जमीन के नीचे वाला हर एक एलिमेंट को हम लोग मिनरल बोलते हैं। अब एलिमेंट क्या है, जैसे आयरन हो गए, मैंगनीज हो गए, एल्यूमिनियम हो गए, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फ्लोराइड्स हो गए, सिलिका हो गए, कुछ भी एलिमेंट्स जितने सारे हैं जो घुलते हैं अपने इसके साथ, पानी के साथ, मोस्टली मेटल्स, वो सारे क्या है, मोस्टली क्या घुलते हैं, मेटल्स, वो सारे क्या है, मिनरल्स है। और जो वो पानी में डिसॉल्व होता है या फिर उसका ऑक्साइड फॉर्मेशन जब पानी में डिसॉल्व होता है तो वो सॉल्ट क्रिएट करता है। तो मिनरल्स एंड सॉल्ट मिलते हैं। हार्डनेस क्या है, हार्डनेस दो तरीके के हार्डनेस होते हैं, एक को हम बोलते हैं टेम्पररी हार्डनेस, दूसरे को बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एक बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन में अगर कैल्शियम मैग्नीशियम है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, टेम्पररी हार्डनेस बोल रहे हैं। क्योंकि जब आप हीट करोगे बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में अगर है तो वो टूट के कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए। तो टेम्पररी हार्डनेस क्या हो गया, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। परमानेंट हार्डनेस क्या हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम अगर क्लोराइड फॉर्म में है, सल्फेट फॉर्म में है, उस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के अलग से अगर किसी भी और फॉर्म में है तो उस चीज को हम बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। इतना क्लियर हो गया? सो क्या क्या अभी तक क्या क्या पढ़ा उसको एक बार मैं रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि पानी जो है, पानी का सोर्सेस क्या है। पानी का सोर्स हमको मिला, एक तो सरफेस से मिला, दूसरा हमको ग्राउंड से मिला। दो चीज हो गया। सरफेस वाला पानी जो है वो इनिशियली क्या होता है, बहुत डर्टी होता है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह मिल जाते हैं। जमीन के नीचे वाला पानी फिल्टर होके ही रहता है इन जनरल, लेकिन उसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा आते हैं। जमीन के नीचे मिनरल्स क्यों आते हैं, क्योंकि जब हमने देखा हाइड्रोलॉजिक साइकिल में कि पानी जब नीचे जा रहा है तो रॉक से होते हुए जाता है और रॉक से वो पानी में वो सारे मिनरल्स घुल जाते हैं। फिर क्या देखा हमने देखा कि भाई इसका इम्प्योरिटी क्या होता है। इम्प्योरिटी को समझने के लिए हमने उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कितने कैटेगरी बनाए, 4 कैटेगरी बनाए। पहला कैटेगरी विजिबल इम्प्योरिटीज। विजिबल मतलब सस्पेंडेड सॉलिड्स। डिसॉल्व गैसेस, डिसॉल्व गैसेस ये टोटल डिसॉल्व गैसेस जितने सारे गैसेस मिलते हैं एटमॉस्फेयर से हो, ग्राउंड से हो। तीसरा चीज मिनरल्स एंड सॉल्ट्स, टोटल डिसॉल्व सॉल्ट्स सॉलिड्स। तो डिसॉल्व TDS जिसको बोलते हैं, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। मिनरल्स और उसके सॉल्ट्स क्या होते हैं, पानी में घुल के रहते हैं। हार्डनेस क्या है, स्पेशल टाइप का मिनरल सॉल्ट्स है। क्यों स्पेशल है, उसको हम पकड़े सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम,
क्योंककि कैल्शियम और मैग्नीशियम इस आप अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का जो स्केल फॉर्मेशन लेयर है वो बहुत डेंजरस होता है, बहुत जल्दी से फॉर्म होता है। ठीक है, वो वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर हम ऊपर से देखें तो पीरियोडिक टेबल में अगर रिएक्टिविटी लिस्ट देखें या फिर याद है आपको, तो हमने देखा है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद आता है कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। तो सोडियम पोटेशियम तो ऐसे ही नॉर्मल आपको खुले में नहीं मिलेंगे, मिलते हैं कौन? कैल्शियम मैग्नीशियम। इसीलिए कैल्शियम और मैग्नीशियम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स में है और उनको अलग कैटेगरी बना दिया है कि भाई ये दोनों क्या है, हार्डनेस कहलाते हैं। तो ये हो गया इम्प्यूरिटी के टाइप, और इम्प्यूरिटी के टाइप के अंदर में क्या क्या एग्जैक्ट एलिमेंट होते हैं इम्प्यूरिटी के। अगर इम्प्यूरिटी समझ गए हैं तो हमको साइमल्टेनियसली समझना पड़ेगा कि उसका इफेक्ट क्या आता है। जैसे हमने पढ़ा विजिबल इम्प्यूरिटी या सस्पेंडेड सॉलिड, और सस्पेंडेड सॉलिड में माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ, टर्बिडिटी एंड सेडिमेंट। तो ये तीनों चीजों का इफेक्ट क्या है? सीधा सीधा दिखता है, क्या होगा इफेक्ट? उससे चोकिंग होगा, क्लोगिंग होगा, डिपोजिशन होगा। मानो एक छोटे से पाइप में से आपका डर्टी वाटर जा रहा है, तो इसके अंदर क्या जमा हो जाएगा? जाके पाइप के अंदर मिट्टी जमा हो गया, सैंड जमा हो गया, सेडिमेंट है तो फिर सेडिमेंटेशन हो गया वहां पे, तो चोकिंग हो गया। पकड़ लो आपके कंडेंसर के अंदर से पाइप से आपका पानी जा रहा है ना, और वो पानी गंदा पानी है और उसमें आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, तो क्या हो गया? वहां पे जमा रहते रहते पानी माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ हो गया, फंगस फॉर्म हो गए, एल्गी फॉर्म हो गए। तो वो एल्गी क्या करेगा? ट्यूब के अंदर में पकड़ लेगा, तो आपके वाटर फ्लो को रोकेगा और क्या करेगा? हीट ट्रांसफर प्रॉपर्ली होने नहीं देगा। तो विजिबल इम्प्यूरिटीज का इफेक्ट क्या है? इफेक्ट आता है चोकिंग, क्लोगिंग एंड डिपोजिशन। डिसॉल्व गैसेस क्या करता है? अब जब गैस रहेगा तो वो करोशन कराएगा। क्यों? क्योंकि पानी में जब गैस ऐड होगा तो उसका पीएच डाउन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनिक एसिड फॉर्म किया है ना, तो कार्बोनिक एसिड बन गया। सिमिलरली अदर रिएक्शन जब देखोगे, ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीडेशन कर देगा। हाँ, तो भाई ये सब तो दिक्कतें है, करोशन करेगा पानी, डिसॉल्व गैस, तो गैसेस को रिमूव करना भी पड़ेगा। फिर आते हैं मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। वो पता है हमको, मिनरल सॉल्ट्स अगर होंगे तो करोशन करेगा, कैरी ओवर होगा, स्केल फॉर्म करेगा। अब करोशन क्या है वो पता है, लेकिन कैरी ओवर क्या है उसको मैं बताऊंगा, स्केल फॉर्मेशन में बता रहा हूँ। सिमिलरली हार्डनेस होगा, तो फिर हार्डनेस क्या करेगा? मोस्टली मेजर इफेक्ट है स्केल फॉर्मेशन। स्केल फॉर्मेशन एक लेयर बना देगा। बॉयलर के ट्यूब के अंदर, ड्रम के अंदर क्या बनाएगा? एक लेयर फॉर्म करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना, अपने दांतों के ऊपर भी एक स्केल फॉर्म हो जाता है। अगर आप आयरन वाला पानी यूज करते हो, बहुत लोगों के दांत देखोगे रेडिश कलर का, एक तो ये बन जाता है, लेयर बनता है। अगर आप ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हो और बहुत ज्यादा दिनों तक यूज करते करते आप देखोगे आपका बकेट जो है, बकेट के ऊपर एक रेड कलर का लेयर बन जाता है। तो वो क्यों होता है? उसी को बोलते हैं स्केल फॉर्मेशन। अब उससे दिक्कत क्या आती है? इफेक्ट तो समझ गए, दिक्कत क्या है स्केल फॉर्मेशन से? भाई अगर ट्यूब के अंदर एक लेयर बनेगा तो सबसे पहला दिक्कत तो ये है कि वो हीट ट्रांसफर प्रॉपर्ली नहीं करेगा, वो रोक देगा, क्योंकि वो स्केल जो फॉर्म हुआ है वो हीट को जाने नहीं दे रहा है ना। अब जब हीट को जाने नहीं दे रहा है पूरा का पूरा, पहले क्या था कि पाइप के अंदर से पानी जा रहा था, बाहर से हीट दिए, पानी पूरा गर्म हो रहा था, तो जो मेटल का टेम्परेचर है वो मेटल का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था। अभी क्या है कि हीट जो है वो प्रॉपर्ली ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? वो हीट जो आपने दिया, वो हीट गेन किसने किया? कहीं कोई ना कोई तो करेगा। तो वो जो मेटल का ट्यूब है, वो मेटल का सरफेस और मेटल का ट्यूब, वो ट्यूब ज्यादा गर्म हो रहा है, पानी कम गर्म हो रहा है। उससे क्या दिक्कत आएगी? उससे आपका रप्चर हो जाएगा, ट्यूब पंक्चर हो जाएगा, ट्यूब का मटेरियल डैमेज हो जाएगा, है ना। दूसरा क्या इफेक्ट आएगा? एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि आप जितना हीट
ट्रांसफर करना था उतना नहीं कर पा रहे हो, तो स्केल फॉर्मेशन से ये दिक्कत है। करोशन से सीधा सीधा दिखता है, वो तो खा जाएगा मेटल को, तो डैमेज करेगा। चोकिंग क्लॉगिंग से जब पानी नहीं जा रहा है प्रॉपर्ली तो फिर हीट ट्रांसफर का सवाल ही नहीं आता। तो ये सारे तो दिक्कतें हैं। हमने देखा कि मेजर इफेक्ट क्या होते हैं इन इम्प्योरिटीज के। अब रेमेडी क्या है भाई, ये तो समझ गए कि बीमारी समझ में आया, अब करे तो क्या करे। तो पहला इम्प्योरिटी जो है विजिबल इम्प्योरिटी, उसके लिए हमको क्या करना है, हमको क्लोरीनेशन, लाइम एलार्म या मैग्नेट मल्टीग्रेड फिल्टर यूज करना है। ये क्या करते हैं, मतलब हम लोग कोआगुलेशन फ्लोकुलेशन प्रोसेस करेंगे, सेडिमेंटेशन करेंगे और फिल्ट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, कोआगुलेशन फ्लोकुलेशन प्रोसेस, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। क्या होता है, देखो सेडिमेंट्स और टर्बिडिटी दो चीज मिल रहे हैं आपको। सेडिमेंट्स तो बैठ जाता है, जब अगर स्टैंड स्टिल होगा तो पानी से वो नीचे जमा हो जाएगा जाके, लेकिन टर्बिडिटी जमा नहीं होगा। उसके लिए क्या करना है आपको, फ्लोकुलेशन करना है, फ्लॉक फॉर्म करना है, फ्लॉक फॉर्मेशन। फ्लॉक फॉर्मेशन क्या होता है सर, कि जब हम पानी में एलार्म यूज करेंगे, एलार्म मतलब पता है ना, फिटकरी। जब आप अगर लोकल सैलून में जाते हो, जब शेव करते हो, एक सफेद कलर का एक ये लेता है अलार्म का टुकड़ा और आपको घिस देता है ना, तो दैट इज कॉल्ड योर अलार्म, फिटकरी। गांव में बहुत लोग अभी भी यूज करते हैं पानी को साफ करने के लिए। तालाब वगैरह है तो हम लोग फिटकरी डालते हैं, अलार्म डालते हैं। हम लोग कुएं में हम लोग देते हैं ताकि कुएं का पानी साफ हो। तो ये अलार्म जो है, अलार्म क्या करता है, अलार्म टर्बिडिटीज जितने सारे है ना, टर्बिडिटी का जो पार्टिकल से बहुत लाइट पार्टिकल से घूम रहा है, तो वो एक दूसरे के साथ मिल के वो फ्लॉक फॉर्म करेगा, तो हैवी बन जाएगा और वो धीरे धीरे पानी के नीचे जमा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं फ्लॉक फॉर्मेशन। कोआगुलेट करना मतलब एक दूसरे से मिलना और फ्लॉक फॉर्म करके नीचे बैठ जाना हैवी होकर, यही काम होता है अलार्म का। लाइम क्यों देना है फिर, जब आप अलार्म डोज करोगे तो पानी का जो पीएच है वो पीएच काफी नीचे चला जाएगा, उसी को बढ़ाने के लिए लाइम यूज करते हैं। मल्टीग्रेड फिल्टर क्या है, अब फ्लॉक फॉर्मेशन तो हो गया, आपने जमा कर लिया सेडिमेंट्स को, उसको क्लैरिफाइड टैंक से रिमूव भी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी जो सारे रह जाते हैं टर्बिडिटी सेडिमेंट्स, या फिर हम बोल सकते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स, उसको रिमूव पूरा का पूरा रिमूव करता है कौन, मल्टीग्रेड फिल्टर। उसमें अलग अलग लेयर के ग्रेवल्स एंड पीगल्स रखोगे, चारकोल रखोगे और पानी को साफ करेंगे। मल्टीग्रेड फिल्टर के बाद का जो पानी आपको मिलता है प्लांट में, वो पीने लायक होता है, आप उसको पी सकते हो, क्योंकि उसमें हार्मफुल केमिकल कुछ मिला नहीं है। हमने लाइम एलार्म दिया है और सारे के सारे इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया है, और ब्लीचिंग पाउडर जैसा कोई एक चीज यूज की है क्लोरीनेशन के लिए, पॉलीडोजिंग, जिससे क्या होता है कि आपका जो वायरस बैक्टीरिया था पानी में वो भी मर गया है, इसलिए आप बिंदास पी सकते हो उस पानी को। नेक्स्ट, डिसॉल्व गैसेस, ये कहाँ से रिमूव होता है, ये रिमूव होता है डीगैसर यूनिट और डीएरेटर से। तो दो यूनिट है, एक है डीगैसर यूनिट। डीगैसर यूनिट कहाँ पे है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे है। डीएरेटर कहाँ है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाद पहला यूनिट जो लगता है वो होता है डीएरेटर, बॉयलर से पहले। सारा पानी जाता है सारा पानी जो जाता है वो कहाँ जाता है, डीएरेटर में जाता है, और डीएरेटर से फिर प्रोसेस होता है। हम सारा चीज समझेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट है मिनरल्स को रिमूव करने के लिए आईआरएफ यूज करो, आयरन रिमूवल फिल्टर। आयरन रिमूवल फिल्टर क्या है, ये स्पेशली डिजाइन है फॉर आयरन को रिमूव करने के लिए। उसमें क्या होता है, एमडीएफ की तरह ही कुछ पत्थर होते हैं जो जिसके ऊपर क्या होगा, एफी का लेयर बनेगा। कैसे बनेगा देखेंगे बाद में। और बाकी जितने सारे मिनरल्स है, कैल्शियम, मैग्नीशियम बोलो, एल्यूमिनियम बोलो, मैंगनीज बोलो, सोडियम, पोटेशियम, सारे वो सारे क्या करना है, वो सारे हम आयन एक्सचेंज प्रोसेस या फिर आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं। आयन एक्सचेंज मतलब डीएम प्लांट, आरओ
रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब आरओ प्लांट। या तो आप डीएम प्लांट लगाओ या आरओ प्लांट लगाओ, आपका पानी साफ हो जाएगा, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स चले जाएंगे। तो हार्डनेस तो मिनरल्स में ही पड़ता है, तो फिर आपका जो आयन एक्सचेंज प्रोसेस है उसी से वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये है impurities, their effect and remedies। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको बार बार समझना पड़ेगा, हर एक कैटेगरी को बहुत बढ़िया से समझना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, क्या क्या टाइप की इंप्योरिटीज मिले, 4 टाइप की इंप्योरिटीज मिले। सबसे पहले टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, टोटल डिसॉल्व गैसेस, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स एंड हार्डनेस। विजिबल इंप्योरिटीज और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, TSS, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, उसमें क्या होता है? उसमें होता है माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ, उसमें होता है टर्बिडिटी, उसमें होता है सेडिमेंट्स। माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ क्या है? जो भी एल्गी वगैरह फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ। टर्बिडिटी क्या है? जो पार्टिकल्स बाय ग्रेविटी सेटल डाउन नहीं होता है, पानी को स्टैंड स्टिल रखने से भी, वो होता है अपना टर्बिडिटी। सेडिमेंट्स क्या है? सेडिमेंट्स वो सारे एलिमेंट्स होते हैं, कोर्स पार्टिकल होते हैं क्ले सिल्ट का, जो जिसको पानी को जमा करके रखो तो नीचे जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्स। तो टर्बिडिटी सेडिमेंट्स मतलब बालू, कुछ मोटा पार्टिकल होगा नीचे बैठेगा, पतला होगा नहीं बैठेगा। इससे इफेक्ट क्या आएगा अगर विजिबल इंप्योरिटीज होता है? तो इससे इफेक्ट ये आएगा कि यार ये पाइपलाइन को चोकिंग कर देगा, फिर वाटर फ्लो नहीं होगा, हीट ट्रांसफर प्रॉपर्ली नहीं होगा, तो चोकिंग, क्लोगिंग या डिपोजिशन कराएगा। अच्छा जी, तो इसको रिमूव कैसे करते हैं? इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? 3 चीजों का याद रखना है। एक तो क्लोरीनेशन, 1 नंबर क्लोरीनेशन, ताकि आपका माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ ना रहे, मर जाए। दूसरा लाइम और अलार्म, लाइम अलार्म देने से क्या होगा? कोआगुलेशन, फ्लोकुलेशन प्रोसेस में सारे जो टर्बिडिटी है वो जमा हो जाएंगे, जो सेडिमेंट्स है वो और फास्ट नीचे बैठ जाएंगे, मोटा बन जाएंगे, फ्लॉक फॉर्म करके नीचे बैठेंगे, और फिर उसको फिल्टर कर दो, फिल्ट्रेशन, MGF। दूसरा इम्प्योरिटी क्या होता है? दूसरा इम्प्योरिटी होता है आपका टोटल डिसॉल्व गैसेस। सर ये डिसॉल्व गैस कहाँ से मिलते हैं? डिसॉल्व गैस आपको मिलते हैं एटमॉस्फेयर से, जब पानी नीचे आ रहा होता है। ये क्या इफेक्ट कराता है? इसका इफेक्ट ये है कि ये करोशन करेगा। क्यों करेगा करोशन? क्योंकि वो एसिड फॉर्म कराएगा, pH डाउन कराएगा पानी का। तो इससे बचेंगे कैसे? उसके लिए हम यूज करेंगे डीगैसर यूनिट और डीएरेटर यूनिट। ये डीगैसर क्या है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का एक इक्विपमेंट है जिसको हम बाद में देखेंगे। और डीएरेटर क्या है? वो बॉयलर का एक पार्ट है। ये दोनों यूनिट को बाद में स्टडी करेंगे। मिनरल सॉल्ट्स क्या होता है? पता है आपको? बहुत सारे जितने सारे मेटल्स है नीचे है, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, आयरन, तो सारे मेटल्स क्या हो रहे हैं? पानी के साथ डिसॉल्व होते हैं, वही घुल के आते हैं। उसी लिए इसको हम बोलते हैं टोटल डिसॉल्व सॉलिड, क्योंकि वो घुला हुआ है, सॉलिड है, घुला हुआ है, डिसॉल्व सॉलिड। इससे क्या इफेक्ट आएगा? करोशन होगा, कैरी ओवर होगा, स्केल फॉर्म करेगा। अच्छा, तो करोशन क्या होता है? मेटल ईटिंग अवे प्रोसेस, खा जाएगा मेटल को। कैरी ओवर क्या होता है? कैरी ओवर है कि बॉयलर के ड्रम से स्टीम के साथ अगर कोई मिनरल निकल जाता है, जैसे सिलिका। सिलिका क्या हो सकता है कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया वो ड्रम के पानी में, तो वो स्टीम के साथ निकल सकता है। इसी चीज को बोलते हैं कैरी ओवर। कैरी ओवर होके बाहर जाना। और अगर वो निकल जाएगा तो सुपर हीटर में या फिर आपके क्या कहते हैं इसको, टरबाइन के ब्लेड्स में, नोजल्स में वो लेयर फॉर्म करेगा। अच्छा, तो कैरी ओवर को अवॉइड करना है। इफेक्ट ये है इसका। स्केल फॉर्मेशन समझ चुके हो, स्केल बनाएगा। हार्डनेस, स्केल फॉर्म करता है। हार्डनेस क्यों कहते हैं उसको? सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को हार्डनेस कहते हैं। क्यों? इसको एक स्पेशल कैटेगरी दिया गया है क्योंकि ये बहुत ही तगड़ा स्केल फॉर्म करता है। हार्ड वाटर कहते हैं उस पानी को जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा है।
कैल्शियम और मैग्नीशियम रिएक्टिविटी लिस्ट के टॉप में आते हैं सोडियम और पोटेशियम के बाद। तो इसको अलग कैटेगरी करके इसका स्टडी किया जाता है, इसको हटाया जाता है। हार्डनेस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, टेम्पररी हार्डनेस होता है, परमानेंट हार्डनेस होता है। अब टेम्पररी क्या है? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट फॉर्म में कैल्शियम। परमानेंट क्या है? क्लोराइड सल्फाइड फॉर्म में अगर है तो उसको हम परमानेंट बोलते हैं। इन कैल्शियम मैग्नीशियम या हार्डनेस से रिमूव कैसे करें हार्डनेस को? आयन एक्सचेंज प्रोसेस या आरओ प्लांट में वो रिमूव होता है। समझ गए? हाँ सर, समझ गए। तो Yes, देखो ये चीज को यहाँ पे समझने वाली जो बात है उससे ज्यादा है यहाँ पे याद रखने वाला बात है ना? समझ तो जाते हैं पर याद नहीं रहता है, इसीलिए इसको मैंने छोटा छोटा कैटेगरी बनाया हुआ है, और आप अगर इसको इसी पैटर्न में समझोगे तो बहुत आसानी से वो याद रहेगा चीजों। हाँ सर, परफेक्ट। आपको आप किसी भी इंटरव्यू पे जाओ ना, बॉयलर का या फिर मैकेनिकल से भी अगर ऑपरेशन मेंटेनेंस में जाते हो तो आपको वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर, पानी के ऊपर सवाल करेगा ही करेगा। बॉयलर से जाते हो तब तो एकदम पक्का आपको बॉयलर ऑपरेशन आता है नहीं पूछेगा, आपको पानी का पैरामीटर पता है कि नहीं पता है वो पूछेगा, आप उसको एक्सप्लेन कर पाते हो कि नहीं पाते हो, आपसे हार्डनेस पूछेगा ही पूछेगा कि हार्डनेस क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है, और टेम्पररी क्यों कहते हैं उसको, किस एलिमेंट को टेम्पररी कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको पूरा का पूरा याद हो जाना पड़ेगा, ठीक है। और उसको याद करने के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करना है, होता है तो यही वीडियो को 2-4 बार देखो, सुनो, कान में लगा के, सारा चीज याद हो जाएगा। क्यों याद हो जाएगा? क्योंकि मैं इतना बड़ी बार रिपीट कर देता हूँ, परफेक्ट तरीके से समझ। इतना बार रिपीट कर देता हूँ कि आपको याद होना ही होना है। नहीं, परफेक्ट सर, परफेक्ट समझ गए एकदम। चलो ठीक है, तो समझ गए तो आगे बढ़े। Yes, sir. हाँ सर। चलो थोड़ा और कवर करते हैं, उसके बाद रिपीट करेंगे। अब आते हैं कि ट्रबल कॉज्ड बाय द वाटर इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज में अभी तक क्या क्या समझे? हमने देखा इम्प्यूरिटी का टाइप, इम्प्यूरिटी क्या होता है, इम्प्यूरिटी का मेजर इफेक्ट क्या होता है, और रेमेडी क्या होता है। अब आते हैं कि इससे हमको क्या तकलीफ हो रही है, कि चलो इफेक्ट भी समझ गए, उसका रेमेडी भी समझ गया, लेकिन हमको तकलीफ कहाँ पे हो रहा है बॉयलर में। तो नंबर 1 जैसे हमने देखा कि डिपोजिशन हो गए, चोकिंग हो गए, क्लोगिंग हो गया, उससे क्या होता है, ये कौन करता है? मेनली आपका करता है, कौन करता है? विजिबल इम्प्यूरिटी। हाँ, तो विजिबल इम्प्यूरिटीज कैन ब्लॉक द स्ट्रेनर्स। अब जगह जगह पे आपने फिल्टर लगाया, स्ट्रेनर लगाया, वो चौक हो गया, ब्लॉक हो गया। वाल्व है, वाल्व के नीचे डिपॉजिट हो गया, बल्ब प्रॉपर्ली बंद नहीं होगा, खुलेगा नहीं। पाइपलाइन है, उसको जाम कर दिया, तो ये सारे दिक्कत आ सकती है। अच्छा जी, समझ गए। and may cause severe damage to the boiler as well as pre-boiler system. Visible impurities कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है? बॉयलर पे भी कर रहा है अगर चला जाए, और प्री बॉयलर सिस्टम पे कर रहा है। प्री बॉयलर सिस्टम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लेके आप कंडेंसर पकड़ लो, वहां पे भी जाए, कंडेंसर के ट्यूब्स को चोक करेगा। आपके जितने पाइपलाइन से आते हुए डीएम प्लांट, डीएम टैंक में आ रहे हैं, वो सारे पाइपलाइन को चोक करेगा। डीएम प्लांट तो समझ गए, प्री बॉयलर सिस्टम बोलने से मेनली आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये सारी चीजें बोल रहे हैं। क्या होता होगा? डिपोजिशन हो जाता होगा, चोकिंग होता होगा। दूसरा क्या है? स्केल फॉर्मेशन। स्केल फॉर्मेशन क्या है? स्केल इज मोस्टली ड्यू टू द सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जिसको हम हार्डनेस बोलते हैं, which are less soluble as temperature increases। अब ये समझो क्या फंडा है कि क्यों इतना डेंजरस है, कि वो तो ऐसे घुला हुआ रहता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, आराम से पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वो पानी में लेस सॉल्युबल होता है, वो सॉल्युबल होके पानी में बैठता नहीं है, फिर वो प्रिसिपिटेट होता है, मतलब वो कुछ ना कुछ रिएक्शन करता है, किसी और के साथ लग जाता है और स्केल फॉर्म करता है, प्रिसिपिटेट नहीं होता है सॉल्युबल। तो सॉल्युबिलिटी उसका एक मिनट थोड़ा सा
हेलो, आर यू देयर? Yes, sir. वो गेट खोल नहीं चला गया। एनीवेज, हाँ चलो, हम क्या कर रहे थे? ट्रबल्स कॉज्ड बाय द वाटर इम्प्यूरिटीज। क्या है? एक नंबर डिपोजिशन, चोकिंग, क्लोगिंग। कौन करता है? विजिबल इम्प्यूरिटीज। विजिबल इम्प्यूरिटीज क्या है? माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ एंड टर्बिडिटी एंड सेडिमेंट्स। स्केल फॉर्मेशन कौन करता है? सारे के सारे मेटल्स कर सकते हैं, बट मोस्टली होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से, which are less soluble as temperature increases. टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है उसका solubility कम होता जाता है, इसीलिए वो रिएक्शन करता है दूसरे मेटल के साथ। They affect the boiler internals. अब बॉयलर के जहाँ पे गर्म हॉट सेक्शन है, हॉट जोन है ना, वहां पे ज्यादा इफेक्ट आएगा, ज्यादा स्केल फॉर्मेशन होगा। जैसे आपका बॉयलर का ड्रम हो गया, ड्रम के इंटरनल्स पे, है ना, फर्नेस के अंदर का ट्यूब्स, उसमें तो स्केल फॉर्मेशन हो सकता है। फिर आपका करोशन, मेटल को खा जाता है, पीएच कम होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना, इसके लिए वो समझ गया। कैरी ओवर, कैरी ओवर मीन्स इम्प्यूरिटीज लिविंग द स्टीम ड्रम विथ स्टीम। अब देखो पानी में इम्प्यूरिटी है, उसको गर्म कर रहे हैं, तो स्टीम जब बनेगा तो स्टीम तो प्योर होता है, स्टीम के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंसंट्रेशन ज्यादा होने से कुछ इम्प्यूरिटीज या कुछ ऑक्साइड्स ऐसे है जो सॉल्युबल होके निकल जाते हैं, जैसे सिलिका। The solubility of silica in steam increases with increase in temperature. कैल्शियम मैग्नीशियम का क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो उसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन सिलिका का क्या है, इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो सॉल्युबल होके निकल जाएगा। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सिलिका इज नॉट मेंटेन्ड बिलो द परमिसिबल लेवल और परमिसिबल लिमिट, it will leave the steam drum with steam and will deposit in the superheater, nozzles and even turbine blades. तो अगर टर्बाइन ब्लेड्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है, सुपर हीटर में डिपॉजिट होता है, तो क्या होगा? वेरी सीरियस मिसहैपनिंग करा सकता है, वेरी सीरियस, वेरी डेंजरस, है ना। एफिशिएंसी तो कम होना ही होगा। पांचवा क्या है? फिफ्थ वन इज योर एम्ब्रिटलमेंट। नाउ व्हाट इज एम्ब्रिटलमेंट? इफ मैग्नीशियम इज अलाउड टू रिएक्ट विथ फॉस्फेट, हम मेटल को ड्रम के इंटरनल्स में को बचाने के लिए क्या करते हैं? फॉस्फेट डोज करते हैं। समझ में आएगा, अभी भी शायद से बहुत सारा चीजें आपको समझ में नहीं आ रहा है, पूरा प्रोसेस के बाद पूरा समझ में आएगा। ड्रम में हम क्या डोज करते हैं? टीएसपी डोज करते हैं, फॉस्फेट डोज करते हैं, ताकि स्केल फॉर्मेशन ना हो, उसको बचाया जाए। और उस फॉस्फेट को एक एडिशनल परसेंटेज में रखते हैं ताकि हम इंश्योर कर सके कि नहीं फॉस्फेट लेवल है बराबर। अब फॉस्फेट अगर ज्यादा है और उसमें मैग्नीशियम जाता है और मैग्नीशियम फॉस्फेट अगर बनता है, तो देखो ए थिक स्लिमी स्लज ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल फॉर्म which is as bad as scale. अब स्केल को हटाने के लिए आपने फॉस्फेट डोज किया ताकि फॉस्फेट और कैल्शियम मैग्नीशियम जमा होकर प्रिसिपिटेट होकर निकल जाए। अब फॉस्फेट ही क्या कर रहा है? एक स्लिमी स्लज बना रहा है, और अगर उसको लिमिट से ज्यादा चला गया तो वो जो स्लज बनेगा वो भी जाके मेटल के सरफेस पे बैठ जाएगा, एंड इट इज एज बैड एज योर स्केल फॉर्मेशन। टू अवॉइड दिस, OH alkalinity is maintained to form magnesium hydroxide. तो हमको क्या है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म में चाहिए, तो हम लोग OH alkalinity को बढ़ाते हैं। अब समझ में नहीं आएगा जब तक कंप्लीट नहीं होगा, सुनो अभी। Alkalinity also forms a complex silicate compound which remains in solution and can be precipitated. तो alkalinity क्या करेगा? एक सिलिकेट कंपाउंड बनाएगा जो जिसको प्रिसिपिटेट करेंगे।
Alkalinity also minimize the solubility of iron, but excess alkalinity give rise to caustic embrittlement. तो क्या हो रहा है कि अगर हम alkalinity को ज्यादा बढ़ाते हैं तो क्या कर देगा, caustic embrittlement. Embrittlement क्या है, ये जो लेयर बन गया अंदर स्लीमी स्लज का जो लेयर बना, जैसे लेयर बना बाहर से हीट ट्रांसफर प्रॉपर नहीं होगा, जब नहीं होगा तो क्या होगा, ये मेटल गर्म होगा, मेटल गर्म होगा और मेटल के साथ का लगा हुआ ये जो लेयर है ये भी गर्म हो रहा है। अब क्या है कि पानी ऐसे लेयर बना, लेयर तो अगर पूरा का पूरा यूनिफॉर्म था तो ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे गर्म हुआ ये क्रैक हुआ, लेयर अंदर में क्या होगा, क्रैक होगा, क्रैक होगा तो इसके अंदर से पानी मेटल को टच करेगा, तो जगह जगह पे ठंडा होगा, जगह जगह पे गर्म होगा, तो मेटल अल्टीमेटली क्या होगा, ब्रेक डाउन, डैमेज हो जाएगा, है ना, इसी को इम्ब्रिटलमेंट कहते हैं। तो स्केल फॉर्मेशन और इम्ब्रिटलमेंट में इतना सा फर्क है ना। स्केल केमिकली अगर सोचेंगे तो बहुत फर्क है, लेकिन हमारा नॉर्मल जनरल सोच में क्या है कि दोनों ही लेयर फॉर्म कर रहा है। उसके बाद क्या है, फॉर्मिंग एंड प्राइमिंग। ये चीज क्या है, फॉर्मिंग इज पार्शियली फिल्ड अप ऑफ स्टीम स्पेस। कि बॉयलर का ड्रम अगर आपको याद है और समझ में आता है तो बॉयलर के ड्रम के 40% रहता है पानी, 60% रहता है स्टीम चेस्ट। अब यहाँ पे फॉर्मिंग होगा तो स्टीम चेस्ट में क्या आ जाएगा, फॉर्म्स आ जाएंगे, तो बबल्स आ जाएंगे, उसी को हम बोलते हैं फॉर्मिंग। फॉर्मिंग इज पार्शियली फिल्ड अप ऑफ स्टीम स्पेस इन द बॉयलर विद अनब्रोकन स्टीम बबल्स, बबल से भर जाएगा। इट इज कॉज्ड बाय द इम्प्यूरिटीज इन द वाटर, और क्या करता है, प्रिवेंटिंग द स्टीम एस्केप, जो स्टीम निकल रहा था उसको प्रिवेंट कर दे रहा है बबल्स बनके। तो उस बबल्स से क्या फर्क आता है वो समझते हैं। दिस मे कॉज बाय ऑयल, ऑर्गेनिक मैटर और सस्पेंडेड मैटर्स इन वाटर। पता है फोमिंग क्यों होगा, अगर आप पानी लोगे ऐसे मारोगे तो देखोगे बबल्स पैदा हो रहे हैं, वो क्यों होता है, अगर इम्प्यूरिटी है तब जाके वो बबल्स फॉर्म होता है। इसीलिए हमको क्या देना पड़ता है, एंटी फोमिंग एजेंट यूज करते हैं, एंटी फोमिंग एजेंट यूज करते हैं उस चीज से बचने के लिए। अब ये प्राइमिंग क्या है, बॉयलर में एक चीज होता है प्राइमिंग। प्राइमिंग इज कैरी ओवर ऑफ वाटर स्लज विद द स्टीम। अगर स्टीम के साथ पानी निकला है तो उसको क्या बोल रहे हैं, प्राइमिंग। प्राइमिंग इज कैरी ओवर ऑफ वाटर स्लज विद द स्टीम, ठीक है। इट मे ओकर इवन विद परफेक्टली प्योर फीड वाटर। प्राइमिंग परफेक्टली फीड वाटर में भी हो सकता है, ड्यू टू मैकेनिकल फॉल्ट लाइक टू स्मॉल स्टीम स्पेस, ओवरलोडिंग, ज्यादा लोड दे रहे हो बॉयलर पे, ज्यादा टीपीएच, उससे रिकमेंडेड टीपीएच से ज्यादा निकाल रहे हो, हाई वाटर लेवल 40% नहीं आप 60% मेंटेन कर रहे हो, 80% मेंटेन कर रहे हो, तो पानी निकल के आ सकता है। तो प्राइमिंग जो है वो उसके लिए इम्प्यूरिटी जरूरी नहीं है, मैकेनिकल फॉल्ट से भी हो सकता है और इम्प्यूरिटीज के वजह से भी हो सकता है, फोमिंग के वजह से भी हो सकता है ना। फोमिंग क्या है, बबल्स क्रिएशन और स्टीम स्पेस को जमा करना। तो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में अभी नहीं जाऊंगा, एक साथ बहुत ज्यादा खिचड़ी हो जाएगा सारा चीज, हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम स्कीम देखेंगे वाटर ट्रीटमेंट का कि क्या क्या यूज करते हैं और क्यों करते हैं। सो उसके बाद हम लोग एक एक चीज को थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे, विजिबल इम्प्यूरिटीज और टर्बिडिटी क्या है, डिसॉल्व ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स, थोड़ा लंबा है और समझना थोड़ा सा जरूरी होता है मैकेनिकल वालों के लिए। और प्रॉब्लम यह है कि केमिस्ट्री हमने बहुत पहले छोड़ दिया है तो समझने में थोड़ा सा तकलीफ आता है, यही बात है, बट समझ जाएंगे। टेस्ट देखेंगे, अल्कालिनिटी टेस्ट कैसे करना है, फिर डिफरेंस बिटवीन अल्काली एंड बेस, पी अल्कालिनिटी क्या होता है, एम अल्कालिनिटी क्या होता है, डिटर्मिनेशन कैसे हम अल्कालिनिटी को डिटरमाइन करते हैं, कि क्या रेंज रहता है उसका, उस चीज को समझेंगे। और अलग अलग टाइप से कैसे हम क्या आइडिया लगाते हैं कि भाई होता क्या है, हार्डनेस को समझेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे चल के समझेंगे, ठीक है।
सो आज का जो क्लास है उसमें अब जस्ट स्टार्टिंग हुआ है वाटर ट्रीटमेंट का। वाटर ट्रीटमेंट का में हमको जो पढ़ना है वो हमने देखा कि इम्प्योरिटी और कॉज, उसका रिमेडी, ये सारी चीज देखना है। पानी क्या है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पानी क्या है? पानी अपना ब्लड जैसा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर बॉयलर में कुछ है तो वो पानी है। क्या हम कोई भी वाटर यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर पानी, अभी हमने देखा नहीं। कि पानी में अगर मिनरल्स होते हैं तो फिर क्या करता है? स्केल फॉर्म करता है, कोरोशन करता है, गैस होता है, तब भी प्रॉब्लम है। तो मिनरल वाटर तो यूज कर ही नहीं सकते हैं। पीने वाला पानी क्या है? मिनरल वाटर है, जो मिनरल हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, टीडीएस है ना। और बॉयलर के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है, तो हमको वो यूज नहीं करना है, पीने वाला पानी ये वगैरह वगैरह। सो समझ गए कि पानी प्योर पानी चाहिए, डीमिनरलाइज्ड वाटर चाहिए, मिनरल फ्री। तो मिनरल फ्री वाटर मिलेगा कहाँ से? यार पानी तो कहीं पे भी जाओ, या तो ग्राउंड से मिलेगा या फिर सरफेस से मिलेगा। ग्राउंड का पानी जो है वो क्या होगा? क्लियर होगा, बट उसमें मिनरल्स ज्यादा रहेंगे। सरफेस का पानी में मिनरल्स हल्का फुल्का कम रहेगा, बट उसमें क्या है, गंदगी बहुत ज्यादा रहती है। सो दोनों ही केस में हमको क्या करना है? फिल्टर करना है और सॉफ्टनिंग करना है। हाइड्रोलॉजिक साइकिल को हमने समझा। हाइड्रोलॉजिक साइकिल में हमने देखा कि भाई कैसे आपका ये फॉर्म होता है, क्या कहते हैं इसको, पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे गिरता है, और पानी में ये सारी इम्प्योरिटीज जो हमने अभी बात किया, वो इम्प्योरिटीज आता कहाँ से है? पानी खुद से तो पैदा नहीं करेगा, तो पानी मिलता है मोस्टली हमारा जो हाइड्रोलॉजिक साइकिल में इवेपोरेशन होता है, तो मेजर क्वांटिटी कहाँ से आता है? समुद्र से आता है, क्योंकि वो वाटर बॉडी है, सरफेस एरिया है, लार्ज सरफेस एरिया। तालाब से भी खींच रहा है, मेरे इस ग्लास से भी खींच रहा है इवेपोरेट होके, बट मोस्टली आता है समुद्र से। फिर क्लाउड फॉर्म होता है, फिर जगह जगह पे आता है, फिर बारिश बन के नीचे गिरता है। जब वो नीचे गिर रहा होता है तो फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है, नाइट्रोजन के कांटेक्ट में आता है। वो सारा गैस को डिसॉल्व करते हुए नीचे आता है, तो पानी का पीएच कम हो जाता है। जब नीचे आता है, सरफेस पे आता है, तो रोल डाउन होके जाता है। वहां पे उसको क्या मिलता है? बहुत सारे अलग अलग टाइप के रॉक्स मिलते हैं, बालू मिलता है, पहाड़ के ऊपर से आ रहा है, मिट्टी अपने साथ लेके आ रहा है, मरा हुआ जानवर उसके साथ मर रहा है, तो ऑर्गेनिक चीजें मिल रही है, माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ हो रहा है उसकी वजह से, और आके क्या हो रहा है? समुद्र में मिल रहा है, अल्टीमेटली रिवर से होके, नदी से होके जाके। जब रोल डाउन होता है पानी ऊपर से समुद्र तक, तब तो सारा गंदगी लेके गया, लेकिन जब नीचे जा रहा है पानी जमीन के, तो क्या हो रहा है? बहुत सारे रॉक्स मिल रहे हैं जो इसको फिल्टर कर दे रहे हैं, तो ये सब विजिबल इम्प्योरिटीज रिमूव हो जा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है? वो सारे रॉक से जाते हुए, वो रॉक से अपना मिनरल्स, उसका मिनरल्स को डिसॉल्व करके लेके जा रहा है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे। अब जब डिसॉल्व होके नीचे चले गए, वहां पे जमा हो गया, और फिर नीचे से भी रोल डाउन होके ग्राउंड वाटर आउटफ्लो समुद्र में भी जाता है, जमीन पे स्टोर भी रहता है, वहां से हम लोग निकाल सकते हैं। मेन जो कारण है, अब यह समझ में आ गया हमको कि मेन कारण क्या है, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, समुद्र के पानी में सॉल्ट्स इतने ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि वो पूरा का पूरा जमीन से सारा मिनरल्स वगैरह यहाँ से, ये रॉक्स वगैरह से अपने साथ डिसॉल्व करके लेके समुद्र में जाता है, और वहां से इवेपोरेट होके निकल जाता है। तो वो जो सॉलिड्स थे, जो मिनरल्स थे, वो कहाँ रह गए? समुद्र के पानी में डिसॉल्व स्टेट में रह गए, और पानी निकल गया। तो धीरे धीरे करते 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 क्या हुआ? समुद्र का जो कॉन्सेंट्रेशन है मिनरल्स का, वो बढ़ गया, इसीलिए सॉल्ट बहुत ज्यादा है, खारा पानी होता है समुद्र का, है ना। फिर हमने इम्प्योरिटीज देखा, 4 टाइप के इम्प्योरिटीज: विजिबल, डिसॉल्व, मिनरल सॉल्ट्स एंड हार्डनेस। इम्प्योरिटीज क्या क्या होते हैं एक एक टाइप के अंडर में, वो देखा। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, H2S कहाँ से मिलता है वो देखा। टेम्पररी और हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का। मेजर इफेक्ट देखा, चोकिंग, क्लोगिंग, कोरोजन, कैरी ओवर, और इससे रिमूव, रेमेडी क्या क्या हो सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं, एंड ट्रबल्स कॉज्ड बाय वाटर इम्प्योरिटीज, वो देखा।
जिसमें मोस्टली आपको फोकस करना है कि जो आगे डिस्कस नहीं किया था वो है फोमिंग एंड प्राइमिंग एंड कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। तो कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट क्या होता है? मेनली मैग्नीशियम वगैरह जब फॉस्फेट के कारण से होता है कि जो फॉस्फेट डोज करते हैं उसका अगर परसेंटेज ज्यादा हो गया तो कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट हो सकता है, जो स्केल जैसा ही है एक चीज। फोमिंग क्या है? वो अगर इम्प्योरिटी है वाटर में, ऑयल वगैरह है, तो क्या होगा? बबल्स बनेगा और स्टीम स्पेस को कवर कर देगा, तो स्टीम लिविंग में दिक्कत आ रही है, वो है फोमिंग। प्राइमिंग क्या है? प्राइमिंग है कि वाटर का स्टीम के साथ निकल जाना, फोमिंग के वजह से भी हो सकता है या फिर मैकेनिकल डिफॉल्ट के वजह से हो सकता है, ओवरलोड में चलाओगे बॉयलर को तब भी हो सकता है। तो इस चीज को और ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका ट्रीटमेंट को पढ़ने से पहले और बाकी चीजों को पढ़ने से पहले आपको जितना पढ़ाया मैंने आज वो क्लियर हो जाना चाहिए। वो क्लियर होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अननेसेसरी बहुत ज्यादा एक साथ देखे और सुन के कोई फायदा नहीं है। जब तक आपको याद नहीं रहता है चीजें और डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, फायदा नहीं होगा। डाइजेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। इसी चीज का जो मैंने दिया, इसका वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा। इस वीडियो को होता है और 2 बार देखो। यस सर। बहुत लंबा करके बहुत सारा एक साथ खाए और इंडाइजेशन हो गया, उससे फायदा नहीं है ना। श्योर सर, श्योर। तो लेक्चर देने में मुझको तकलीफ नहीं है। मैं आज के दिन में पूरा का पूरा वाटर ट्रीटमेंट पढ़ा दूं आपको, सारा चीज में धड़ाधड़। आपके अगर दिमाग में फिट नहीं होगा तो यार ये सारी चीजें तो गूगल करोगे तब भी मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर, बराबर सर। आप अगर मेरे YouTube चैनल पे जाओगे वहां पे भी मिल जाएगा, है ना। लेकिन यार वो गूगल में है, YouTube में है, किताब में है, वो तो है ही। उससे मतलब क्या है? रहना कहाँ है? रहना यहाँ पे दिमाग में है। वहां पे अगर जमा होगा, और ऐसे नहीं रहना है कि वो गार्बेज बन जाए, कि ऐसे फेंक दिए और बाद में उससे गैस निकल रहा है, बदबू निकल रहा है। उसको सिस्टेमेटिक ढंग से लेयर वाइज लेयर फॉर्म करके फाइल बना के रखना है कि जहां पे जब जरूरत हो वो फाइल मुझको आराम से मिल जाए। अच्छा, वाटर का प्रॉब्लम आ रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये तो ऐसा होता है, इसलिए हो सकता है, वो समझ में आए। फिर उस पर्टिकुलर केस में खड़े होके जब हमको जरूरत पड़ेगी तो हम गूगल करके उसका डाटा शीट निकाल सकते हैं। यस। इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं है कि सारे पैरामीटर्स का रेंज वगैरह सारा दिमाग में रहेगा। कुछ क्रिटिकल होते हैं जो डेली बेसिस पे वो हमको याद रखने हैं। कुछ होते हैं कि समझ में आना चाहिए, जब मुझको जरूरत पड़ेगा तो मैं उसको निकाल सकता हूँ। आज के डेट पे यार गूगल है, तो फिर क्यों अपने मेमोरी पे ज्यादा लोड देना है। लेकिन एग्जाम देने जाओगे, इंटरव्यू पे जाओगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहना पड़ेगा। एग्जाम के लिए बहुत सारा चीज डाटा आपको सेट करना पड़ेगा, और सेट इस तरीके से करना होगा कि वो टाइम पे काम में आए। ऐसा नहीं कि डंप कर दिए, जीएमसी का डस्टबिन बन गया और उसमें हर एक चीज है लेकिन प्रॉपर्ली ढूंढ के कुछ नहीं मिलता है ना। तो चीजों को सिस्टमेटिकली सजाओ। मैं पूरा सिस्टमेटिक लेके जाता हूँ, सिस्टमेटिक सजाओ, और होता है तो शेयर करो और अपने दोस्त लोगों को भी बुलाओ। लॉन्ग टर्म का जॉब जिम प्रोग्राम है, 4 महीना 5 महीना करेंगे इस प्रोग्राम को कंटिन्यू। तो सीखोगे तो धीरे धीरे सीखोगे, अच्छे से सीखोगे, पूरा दिमाग में बैठा दूंगा मैं एकदम। जिंदगी में कभी भी और इंजीनियरिंग के लिए तकलीफ नहीं होगा, उसका गारंटी है। लेकिन यार और कुछ लड़के हो तो अच्छा लगेगा, है ना। यस सर, यस सर। आप 2 रहते हो, उसमें से एक अगर नहीं आएगा तो एक, और फिर मैं आके बैठा रहूंगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना। सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। कुछ अगर और लड़के आते हैं फ्री में ज्वाइन करने को बोलो। टाइमिंग्स का दिक्कत होता है कि सुबह 7 बजे दिक्कत होता है, 7:30 बजे करते हैं, है ना। उसको टाइमिंग्स को थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, बट ज्वाइन करें। मैं चाहता हूँ कि लड़के ज्वाइन करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ये सारी चीजों को एक साथ लेके आया हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सारा चीज मैंने बनाया है, ये सारा चीज ऑलरेडी आपकी किताब में है, आप पढ़ के आए हो, गूगल में है, यूट्यूब में है। बट उस चीज को जो मेमोरी में डालना और समझना, वो बड़ा दिक्कत वाला है ना। यस सर। तो चलो आज के लिए खत्म करते हैं यहाँ पे, ठीक है अंशुमान। थैंक यू सर। जितना सारा दोस्त है ना सबको बोलो कि ज्वाइन करे एटलीस्ट। और ओके सर, शेड्यूल दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर, बाय बाय।
ठीक है दिनेश, बाय बाय, हैव ए गुड डे। Thank you, sir.